बात कर रहे थे टेम्परेरी इंजंक्शन पे, और टेम्परेरी इंजंक्शन में आदेश 39 नियम 3 मुख्यतः कल डिस्कस हो रहा था। तो आदेश 39 नियम 3 में उन्होंने कहा था कि व्यादेश अनुदत्त किए जाने से पूर्व, यानी टेम्परेरी इंजंक्शन दिया जाए वादी को, इससे पहले प्रतिवादी को सूचना देगा कौन? कोर्ट। और सब मामलों में देगा, सब मामलों में, सिवाय उन मामलों के जहां न्यायालय को यह प्रतीत कराया जाता है कि उद्देश्य विफल हो जाएगा टेम्परेरी इंजंक्शन देने का। अगर बिना नोटिस दिए प्रतिवादी को वाद के संस्थित किए जाते ही तत्काल वादी के पक्ष में टेम्परेरी इंजंक्शन नहीं दिया गया, उन दशाओं में वाद के संस्थित किए जाते ही न्यायालय तत्काल टेम्परेरी इंजंक्शन दे सकता है। अन्यथा सामान्य नियम यही है कि सब मामलों में न्यायालय डिफेंडेंट को सूचना भेजेगा वाद के संस्थित होने की, और टेम्परेरी इंजंक्शन संबंधी जो मांग हुई है उसकी। और सूचना जब भी भेजी जाती तो निरुद्देश्य कभी नहीं भेजी जाती। सूचना अगर किसी को दी जा रही तो खाली सूचना देने के लिए थोड़ा ही दी जा रही। डिफेंडेंट को जो नोटिस हो रहा है वादी द्वारा टीआई की जो मांग की गई है उसके संबंध में, तो उसका सीधा मतलब यही है कि प्लीज कम एंड रेज दोज ऑब्जेक्शन विच यू हैव। आपको वादी की मांग के प्रति जो भी आपत्तियां हैं, यदि आपका कहना यह कि प्राइमा फेसी केस ही नहीं है, बैलेंस ऑफ इनकी कन्वीनियंस इनके पक्ष में नहीं मेरे पक्ष में होता रहे, प्राइमा फेसी केस होता रहे, इर्रेपरेबल लॉस हमें भी तो हो रहा है, इर्रेपरेबल लॉस भाई इन्हें हो रहा तो हमें भी तो हो रहा है, और अभी इनका दावा साबित तो नहीं है। एंड आई एम इंजॉइंग दोज राइट्स, ठीक है, जिनमें कमी किए जाने की ये मांग कर रहे हैं। तो कमी किए जाने की मांग जो इनकी है उसका आधार तो यही है कि ये कहते हैं कि मेरे पक्ष में इनके अधिकारों में कमी किए जाने के लिए ये आधार मौजूद है, और जो आधार ये मौजूद होना बताते हैं वो प्रथम दृष्टया भले ही साबित हो, लेकिन अंततः वो साबित होगा ये कोई जरूरी बात नहीं, क्योंकि प्रथम दृष्टया उसका तो अर्थ ही सिर्फ इतना है कि वॉट एवर एविडेंस हैज बीन लेड बाय द प्लेंटिफ, उससे सिर्फ एक मियर पॉसिबिलिटी, एक संभावना इस बात की है कि इनकी भी बात सच हो सकती है। बस इतना ही तो है प्राइमा फेसी केस में, और तो कुछ है नहीं। तो अगर इन्हें इर्रेपरेबल लॉस होगा तो हमें भी तो होगा, क्योंकि अधिकार तो हम इंजॉय कर रहे हैं। इनकी मांग जो कि अभी साबित नहीं है पूर्णतः, उसके आधार पर मेरे अधिकारों में कमी लाई जाए तो ये तो कोई बात न्याय संगत नहीं दिखती। हमें भी इर्रेपरेबल लॉस हो रहा है, तो भले ही इन्हें इर्रेपरेबल लॉस भी है, प्राइमा फेसी केस भी है इनका, लेकिन बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस या यूं कहें बैलेंस ऑफ इनकन्वीनियंस ये मेरे फेवर में है। दैट इज व्हाई टीआई शुड नॉट बी इशूड। अगर आपका यह कहना है तो कहिए आके, या चलिए तीनों बातें इनके पक्ष में हैं, बट वे चीजें जो सामयिक अनुतोष देने के लिए, इक्विटेबल रिलीफ हासिल करने के लिए वादी की ओर से शो की जानी जरूरी है, वो शो नहीं की गई तो भी नहीं मिलेगा। तो प्रतिवादी को आहूत किया जाएगा, तो वो आहूत करने के लिए आहूत नहीं होगा, बल्कि ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए आहूत होगा। आइए ऑब्जेक्शन करिए। ये उन दशाओं में जब न्यायालय ने ऐसा नहीं पाया है कि यदि तत्काल टीआई अनुदत्त नहीं किया गया तो टीआई देने का उद्देश्य विफल हो जाएगा। यह प्रक्रिया उन मामलों में अपनाई जाएगी। और अगर यह लगा कि टीआई देने का उद्देश्य विफल हो जाएगा तो आफ्टर
इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट एट एनी टाइम, और यहां तक कि बिफोर जजमेंट एंड आफ्टर जजमेंट आल्सो। ठीक है, टीआई न्यायालय किसी भी समय जारी कर सकता है, और अगर वो ये देखता है कि आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट तुरंत जारी कर देना चाहिए, प्रतिवादी की प्रतीक्षा ये नहीं की जानी चाहिए, तो तुरंत भी ऐसा कर सकता है। और तुरंत उसने ऐसा किया तो आपको बताया गया कि इस टीआई का नाम क्या होगा, एड इंटरिम टीआई, ये कहा जाएगा इसको। और फिर वो दशा जब उसने इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट इसके तत्काल बाद न्यायालय ने टीआई दे दिया, उसके लिए अलग से, ठीक है, परंतुक यहां जोड़ा, और इसके माध्यम से कहा कि अगर तुरंत दे दिया तो भी सूचना तत्काल देंगे। ठीक है, सूचना तत्काल देंगे। अगर तुरंत नहीं दिया तो बाकी सारे मामलों के लिए परंतुक से ऊपर जो भाषा लिखी है उसके अंतर्गत प्रतिवादी को सूचना देनी है। और अगर टीआई तुरंत मिल गया आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट एट इंटरिम की सूरत में टीआई तुरंत मिल गया, तो सूचना देने संबंधी आवश्यकता का अधिनियमन परंतुक के बाद लिखे गए शब्दों में किया गया है। अब चूंकि आप प्रतिवादी को बुला रहे हैं और टीआई दे चुके हैं एड इंटरिम की सूरत में, ठीक है, यद्यपि आपसे कारणों का उल्लेख करने की अपेक्षा की गई थी और वो आपने किया भी है, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो शिव कुमार वर्सेस एमसीडी, उसमें कहा कि फिर तो ये तरीका ठीक नहीं है, गलत है। तो आपने एड इंटरिम की सूरत में टीआई दे भी दिया और प्रतिवादी को ऑब्जेक्शन आप, ठीक है, फाइल करने के लिए आमंत्रित भी कर लिया, तो फिर जरूरी है कि उसे रिलीवेंट पेपर्स भेजे जाए, तभी तो ऑब्जेक्शन कर पाएगा, नहीं तो करेगा क्या। तो रिलीवेंट पेपर्स आप भेजेंगे, ऐसी बाध्यता नियम 3 का परंतुक, आदेश 39 नियम 3 उसका जो परंतुक है वो ऐसी बाध्यता उत्पन्न कर रहा है कि आप तत्काल रिलीवेंट पेपर अर्थात वाद पत्र, शपथ पत्र आदि आदि जो कुछ वहां लिखा है वो सब उसे भेजेंगे, ताकि जब वो अपियर हो आके तो वो समर्थ आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन जो टीआई की बाबत है, जिस पर आपको अभी सिर्फ एट इंटरिम टीआई मिला है, इंटरिम नहीं मिला है, इंटरिम तो प्रतिवादी उसकी बात सुनने के बाद फाइनली डिस्पोज ऑफ किया जाएगा, तब इंटरिम मिलेगा, और देन उसकी जो लाइफ होगी वो कब तक होगी, वाद के अंतिम निस्तारण तक, और उसके पश्चात भी हो सकती है। इस एड इंटरिम टीआई की जो लाइफ है वो सिर्फ तब तक रहेगी जब तक प्रतिवादी आ ना जाए और ऑब्जेक्शन फाइल न करे, या अगली तिथि तक जो नियत की गई प्रतिवादी की उपस्थिति के लिए, और अगर वो नहीं आता तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप आवेदन देकर उसे बढ़वाएं, अन्यथा उसकी अवधि समाप्त हो जाएगी तत्काल। कभी आपसे ये और पूछ दिया जाता है कि अगर सूट किसी कारण से डिसमिस हो गया और टीआई मिला हुआ था और सूट आपने रिस्टोर कराया, तो क्या टीआई रिस्टोर होगा? ठीक है, टीआई आपको मिला हुआ था, सूट डिसमिस हो गया, सूट आपने आदेश 9 उसके अंतर्गत रिस्टोर करा दिया। यदि आपकी उपसंजाति न होने के कारण खारिज हुआ, अगर अन्य मामलों में खारिज हुआ, अन्य मामले भी तो हैं, जैसे आप सिक्योरिटी नहीं जमा किए, ये नहीं किए, वो नहीं किए, तो भी सूट डिसमिस कर दिए जाने के प्रावधान है। तो सूट अगर किसी भी कारण से डिसमिस हुआ, जिनमें से एक कारण आपकी अनुपस्थिति वाद की सुनवाई के लिए नियत दिनांक पर यह भी हो सकती है, किसी भी कारण से अगर सूट डिसमिस हुआ तो सूट जब रिस्टोर होगा तो क्या टीआई पुनरुज्जीवित होगा? टीआई पुनरुज्जीवित नहीं होगा।
आपको पुनः टीआई लेना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि इक्विटेबल रेमेडी जब तुम आए ही नहीं तो एक बात तो तय हो गई कि लापरवाही तो कम से कम है, और कुछ हो ना हो कम से कम लापरवाही तो है। तो इक्विटेबल रेमेडी तत्काल बंद कर दी जाएगी, क्योंकि क्लीन हैंड का मतलब यही नहीं होता कि आपकी ओर से कपट ना हो। क्लीन हैंड का मतलब यह होता है कि आपकी ओर से किसी प्रकार का कोई दोष ना हो, किसी प्रकार का। अगर आपकी ओर से किसी प्रकार का कोई दोष है तो आप क्लीन हैंड है, कम से कम यह तो नहीं बोला जा सकता। हां, कपट करने वाले पक्षकार की तुलना में आप अधिक क्लीन हैंड हैं, ठीक है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था आईपीसी में कि जब आप साशय या ज्ञानपूर्वक किस व्यक्ति की मृत्यु कारित करनी है और कौन सा काम हम करें और उसी काम को करना, या आपको यह मालूम है कि मेरा काम खतरनाक है, इससे मृत्यु हो जाएगी, और फिर भी कर रहा है विदाउट एनी लॉफुल एक्सक्यूज, फिर मृत्यु होती है तो कल्पेबल होमिसाइड है। आप जानते हैं मृत्यु की संभावना है इस काम में, लेकिन मृत्यु पारित करने का कोई आशय या इच्छा आप में विद्यमान नहीं है। लेकिन आप ये जानते हैं कि काम खतरनाक है, मृत्यु हो भी सकती है, संभावना है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। सड़क पर बिना ब्रेक की गाड़ी हम लहराते हुए चल रहे हैं, कोई बच्चा आ सकता है। तो लापरवाही कम से कम है। लापरवाही इस दशा में आपकी दोषिता की मात्रा, आपकी कल्पेबिलिटी नो डाउट उस व्यक्ति से कम है जो साशय उस काम को कर रहा है, जो किसी की मृत्यु करने के लिए आशयित है, या जिसमें उसे जानकारी है कि मेरे इस काम के परिणाम स्वरूप मृत्यु होगी, और विदाउट एनी लॉफुल एक्सक्यूज फिर भी कर रहा है। इस व्यक्ति की तुलना में आप में दोषिता, आप में कल्पेबिलिटी नो डाउट कम है, क्योंकि आप ऐसा काम कर रहे थे जिसमें मृत्यु की संभावना थी। आपको लगता था कि कोई मृत्यु नहीं होगी, संभावना है। तो कल्पेबिलिटी कम या ज्यादा भले ही हो, लेकिन कम से कम निर्दोष ये तो नहीं माना जा सकता आपको। इसी प्रकार यहां है कि जो कपट कर रहा है उसकी तुलना में आप कम दोषी हो सकते हैं, सुनवाई के लिए नियत दिनांकों पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित न होकर। लेकिन कम से कम लापरवाही ये तो आपके कंडक्ट में है, और फिर इसके आधार पर कम से कम ये तो नहीं कहा जा सकता कि आपका कोई दोष नहीं, वो तो है। तो टीआई पुनरुज्जीवित नहीं होगा, ठीक है। आपको टीआई दोबारा लेना पड़ेगा इफ द सूट विल बी डिसमिस्ड, और उसमें टीआई मिला हुआ था। तो ये भी चीज कभी कभी पूछी जाती है। लेकिन चलिए, सामान्य दशा है, तो प्रतिवादी आएगा और ऑब्जेक्शन फाइल करेगा, देन उसका जो आवेदन आपने दिया है जिस पर आपको एड इंट्रीम मिला था वो फाइनली डिस्पोज ऑफ होगा, और अब पूरे मुकदमे भर टीआई आपके पक्ष में रहेगा, और बार बार आपको उसे बढ़ाने के लिए आवेदन देने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये ठीक है कि एक बार टिल द फाइनल डिस्पोजल ऑफ सूट टीआई आपको मिल गया, फिर आपने कोई बदतमीजी उसकी आड़ में शुरू कर दी, ठीक है, उसकी आड़ में कोई बदतमीजी आपने शुरू कर दी तो खत्म हो जाएगा। आदेश 39 नियम 4 है, ठीक है। अगर परिस्थितियों में फेरफार हो गया, चाहे नेचुरली प्राकृतिक तौर पर, और चाहे आपकी अपनी मिस्चीवियसनेस इसके कारण, तो परिस्थितियों में फेरफार माना जाएगा और फिर टीआई में परिवर्तन यथा योग्य यह भी किया जा सकता है। उसके लिए प्रावधान आदेश 39 नियम 4 में है। लेकिन कुल मिलाकर आपको सूचना टीआई की प्रतिवादी को तत्काल देने। अच्छा, फिर आपको टीआई मिल गया, ये सही है, आप तो सूचित नहीं करोगे तो वो काम तो करता रहेगा वो, ठीक है। इस दृष्टिकोण से आपके भी फायदे में यह है कि उसे सूचना तत्काल दी जाए कि टीआई मिल चुका है, और इसलिए भी परंतु के बाद जो भाषा लिखी है उसके मुताबिक उसे टीआई की सूचना भेजा जाना जरूरी है, अन्यथा वो टीआई जारी होने के बाद भी
उस प्रकार का काम करता रहेगा जो आपके विधिक अधिकारों से असंगत है, और उसके विरुद्ध वे परिणाम भी उत्पन्न नहीं होंगे जो आदेश 39 नियम 2A उसके अंतर्गत उत्पन्न हो सकते थे, वो भी उत्पन्न नहीं होंगे। इसलिए आपके भी हक में यही है कि आप उसे सूचित करें। और फिर आदेश 39 नियम 3 उपनियम 2 था, नहीं उपनियम 2 नहीं बल्कि खा खंड उसका था, ठीक है, उसमें कह रहा था कि जिस दिन टीआई दिया गया उसके ठीक अगले दिन कहता है उस तारीख को जिसका ऐसा व्यादेश दिया गया है उसी तारीख को या उस दिन के ठीक अगले दिन ये कथन करने वाला शपथ पत्र फाइल करे कि पूर्वोक्त प्रतियां इस प्रकार दे दी गई हैं या भेज दी गई हैं। और इसमें कोई उन्होंने रिलैक्सेशन भी नहीं दिया कि जब तक कि न्यायालय कोई अगला दिन नियत करना उचित न समझे, ऐसा कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया। लेकिन फिर भी 151 की शक्ति तो प्रयोग हो ही जाएगी अगर आपने ठीक अगले दिन नहीं दिया, ठीक है। आप उसी दिन देंगे सूचना या ठीक अगले दिन देंगे कि ऑल द रिलीवेंट पेपर, ठीक है, हमने इस सूचना के सहित प्रतिवादी को भेज दिया है कि उसके विरुद्ध टीआई जारी हो चुका है। ये उसी दिन देनी है आपको विद एफिडेविट पर सूचना कोर्ट को, और या ठीक अगले दिन। ठीक अगले दिन का मतलब अगर छुट्टी है तो उसका अगला दिन। और जो वहां नहीं देते हैं तो सीनियर्स काफी नाराज होते हैं कि आपने नासी कर दिया, ठीक है, क्योंकि अब कोई परिणाम ही नहीं होगा, दिक्कत होगी। तो ये ठीक अगले दिन आपको देना। फिर कहता है 3A, अब क्योंकि एट इंटरिम टीआई आपने दे दिया, अगर ना दिया होता तो 3A की जरूरत नहीं थी, ठीक है, तब तो प्रतिवादी आता नहीं, तब भी खैर 3A की जरूरत थी, प्रतिवादी आता, चाहे एडिटरिम दिया और चाहे नहीं दिया, सूचना प्रतिवादी को पहुंचेगी और प्रतिवादी आएगा उस सूचना के अनुसरण में और टीआई पर ऑब्जेक्शन फाइल करेगा। लेकिन अगर 3A न हो तो फिर न्यायालय के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है, ठीक है, कोई नियंत्रण नहीं है। वो जब चाहे टीआई के आवेदन का फाइनल डिस्पोजल करे, जब चाहे करे, ठीक है, पेंडिंग रखे और मुकदमे के निस्तारण के साथ ही टीआई का निस्तारण करे। और यदि उसने ऐसा किया तो टीआई की मांग का लाभ ही क्या रहा? भाई टीआई की मांग तो इसलिए की गई कि हमारे अधिकारों का जो वायलेशन किया जा रहा है इनके द्वारा ड्यूरिंग डिपेंडेंसी ऑफ सूट, उसको रोका जाए। तो इस आवेदन का जल्द से जल्द निस्तारण होना चाहिए, कायदा तो यह कहता है। लेकिन जल्द से जल्द निस्तारण नहीं किया गया, इसीलिए 3A बनाया गया। अगर किया जाता तो 3A की जरूरत नहीं थी। मूल सीपीसी में 3A नहीं है, क्योंकि 3A आपका देखें कब से जोड़ा उन्होंने, 1976, और वर्तमान सीपीसी जो चल रही कब बनी, 1908, यानी 68 साल मसला ऐसे ही चला है। कोई समय सीमा निर्धारित नहीं हुई कि वो आवेदन जो टीआई के लिए दिया गया उसका निस्तारण कितने दिनों में होना चाहिए, कोई समय सीमा नहीं। लेकिन 76 में आई, इसका मतलब 76 से पूर्व के कुछ वर्षों में गड़बड़ी ज्यादा बढ़ गई होगी, तभी तो आई, नहीं तो 1908 में ही आ जाती, अरे 12 में आ जाती, 15 में आ जाती, 20 में आ जाती। कल हम किसी से चर्चा कर रहे थे कि हमारी जो पीढ़ी है जो इस समय झेल रही है, ये सबसे दुर्भाग्यशाली पीढ़ी है, क्योंकि हमसे पीछे वाली जो पीढ़ी है, यानी हमारे पिताजी वाली जो पीढ़ी है, उस समय कुछ चीजों में गुणवत्ता बकाया थी। अच्छे डॉक्टर्स भी थे, अच्छे वकील भी थे, अच्छे टीचर भी थे, संख्या कम थी। और संख्या कम होने के कारण डॉक्टर शोषण कर रहा था, वकील शोषण कर रहा था, ठीक है, टीचर शोषण कर रहा था, इंजीनियर शोषण कर रहा था।
फिर सोचा यह गया कि संख्या बढ़ा दी जाए तो शायद शोषण खत्म हो जाएगा, तो संख्या बढ़ा दी। पहले लॉ कॉलेज पूरे इस रीजन में, बरेली कॉलेज बरेली। अब शाहजहांपुर में कितने हैं? एक सिंधौली में है, एक शाहजहांपुर शहर में है, ठीक है, एक मिर्जापुर में है, और शायद कलान भी खुल गया है, शायद कलान भी खुल गया है। 4 तो शाहजहांपुर में हो गए। तो सोचा यह गया कि जब संख्या बढ़ेगी तो शोषण से मुक्ति मिलेगी। हुआ उल्टा। जैसे संख्या बढ़ी, गुणवत्ता चली गई और भी ज्यादा है। पिछले 15 से 20 सालों में जो आए हैं, गलत नहीं कहा जस्टिस सीजे सूर्यकांत ने, कि जो काकरोच हैं, जो है सिस्टम के काकरोच हैं, जो अननेसेसरी तंग करते हैं सिर्फ इसलिए कि नाम हो जाए, सिर्फ इसलिए पैसे मिले, तो गलत बिल्कुल नहीं कहा। अब एलएलबी पास हैं, इमला बोलो सही नहीं लिख सकते, इमला नहीं सही लिख सकते, और रोज हम देखते हैं इमला बोलिए, जैसे ही है आया उन्हें फट से पूर्ण विराम लगा दिया। उसके बाद हमने चलिए लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हमने बोला और हमने और कंजंक्शन से जोड़ दिया, तो भी उन्होंने पूर्ण विराम हटाया नहीं, वो लगा ही रहने दिया। अब जब कंपाउंड सेंटेंस बन गया तब तो हटेगा वो। इमला लिखना नहीं आता, ठीक है। तो शिक्षा का प्रसार हुआ और सारी चीजों का प्रसार हुआ, तो परिणाम यह निकला कि गुणवत्ता बिल्कुल चली गई, ठीक है। अभी भी गुणवत्ता युक्त लोग उतने ही हैं जितने हमारी पूर्व की पीढ़ी में थे। अब आप कहेंगे तो फिर नुकसान क्या हो गया? नुकसान यह हो गया कि अब आदमी का शोषण दोगुना हो गया, ठीक है। वही जैसे एक ने कहा कि हम तुम मिल के अंग्रेजी पढ़ लेंगे, तो उन्होंने कहा कि हम तो जाहिल नहीं, और तुम मिल जाओगे तो जहालत दुगनी हो जाएगी, तो अंग्रेजी पढ़ के चलेंगे। भाई हम लोग दोगुने जाहिल हो जाएंगे तो अंग्रेजी पढ़ के चलेंगे, हम अकेले तो जाहिल, जो जाहिलियत है वो अकेली है। अब शोषण दोगुना हो गया। कैसे? जो ठीक डॉक्टर है, ठीक वकील है, ठीक इंजीनियर है, ठीक टीचर है, उसके पास आदमी सीधे पहुंच ही नहीं रहा, वो पहले मूर्ख के पास जा रहा है, और मूर्ख उसका जबरदस्त शोषण कर रहा है। जब वो बिल्कुल निचुड़ जा रहा है तब वो ठीक आदमी के पास पहुंच रहा, ठीक है। अब ठीक आदमी भी 2 प्रकार के हो सकते हैं। वो ठीक है जानकारी के लिहाज से, लेकिन आदमियत के लिहाज से वो ठीक हो भी सकते हो, नहीं भी हो सकते। अगर वो ठीक नहीं है आदमियत के लिहाज से, तो वो भी शोषण करेंगे, ठीक है। और इसकी संभावना ज्यादा है, क्योंकि हमेशा खराब लोग ज्यादा होते हैं, अच्छे लोग कम होते हैं। यह हर काल की स्थिति है। तो उसका डबल शोषण हो गया, ठीक है। उसका शोषण 2 गुना हो गया। और अगर ठीक भी है तो अपने खाने पहनने को तो पैसे मांगेगा वो, ठीक है। तो अब वो भी नहीं है उसके पास। तो ठीक आदमी जो है वो भी कुछ दिनों में ठीक नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि सब सुकरात नहीं हो सकते कि साहब जो है कुछ भी हो जाए हम ठीक ही रहेंगे, सब नहीं हो सकते ही है। तो जो ठीक है वो भी ठीक नहीं रहेगा। तो ये इस काल की बहुत बड़ी विडंबना है, सब बर्बाद हो गया, ठीक है। पिछले 15-20 सालों में जो शिक्षा की स्थिति रही है, ऐसा प्रसार हुआ है सारी चीजों का। मेडिकल कॉलेज बोले रुहेलखंड, वरुण अर्जुन, फलाना ढिमाका, और जरा वहां कागज पर तो वैल्यू बराबर है, एमबीबीएस एमडी वहां से भी हो रहा, और वहां के डॉक्टर कितने काबिल हैं। हमारे साथ चलो, हमारे मित्र हैं, उनकी टेम्पटेशन की दुकान, वो कन्फेक्शनरी है, वहीं हम दिखाएंगे वहां कितनी डॉक्टरी हो रही है और किस ढंग की डॉक्टरी हो रही है। और देखनी हो तो यहां, ठीक है, इधर निकल चलो प्रियम के वहां, तो वहां आपको दिखाएं कितनी डॉक्टरी हो रही है, कैसी डॉक्टरी हो रही है, ठीक है। नासी कर दिया, नासी कर दिया। तो गुणवत्ता ये सबसे बड़ी समस्या है आज की डेट। तो 3A इसीलिए बनाना पड़ा 76 में। स्वतंत्रता के बाद सबसे बड़ी समस्या यही उभरी है, ठीक है। 3A इसीलिए बनाना पड़ा कि पहले न्यायालय ऐसे रहा होगा, तभी जरूरत नहीं थी टीआई की, वो 3A की, कि टीआई दे दिया
चाहे एड इंटरिम चाहे नोटिस जारी कर दिया। प्रतिवादी आएगा तो तत्काल उसका हम डिस्पोजल करेंगे, क्योंकि टीआई मांगा इसीलिए गया है कि मामला आपत्तिक, इतना आपत्तिक भले ही ना हो कि एड इंटरिम की सूरत में जारी किया जाए, लेकिन है तो आपत्तिक। तो एज सून एज पॉसिबल दैट एप्लीकेशन मस्ट बी डिस्पोज्ड ऑफ। लेकिन नहीं किया होगा ना, नहीं किया होगा, तब 3AL आए और कहा कि स्थिति कोई हो, टीआई के लिए अगर आवेदन दिया गया है तो कहां तक, एज सून एज पॉसिबल विद इन 30 डेज, 30 दिन समय सीमा ले आए कि आवेदन का निस्तारण 30 दिन के भीतर होना चाहिए। यह भी पूछा जाता है आदेश 39 नियम 5 तक जो कुछ है सब पूछा जाता है। और मेंस में तो कई बार पूछ लेते हैं अंतर्वर्ती आदेश, क्योंकि वो कोई पढ़ता नहीं 6 से 10, ठीक है, कई बार वो पूछ देते हैं, लेकिन इधर तो सभी कुछ इंपॉर्टेंट है। तो 3A क्या कहता है, जहां कोई भी आदेश विरोधी पक्षकार को सूचना दिए बिना दिया गया है, अच्छा थोड़ा परिवर्तन कर लेंगे, यानी एड इंटरिम दिया गया है, एड इंटरिम दिया गया है, नोटिस जारी करके दिया गया है या नोटिस जारी करके दिया जाने वाला है, तो 30 दिन की समय सीमा नहीं है, लेकिन एड इंटरिम है तो 30 दिन की समय सीमा है। कहता है जहां कोई भी आदेश विरोधी पक्षकार को सूचना दिए बिना दिया गया है, वहां न्यायालय आवेदन को ऐसी तारीख से जिसको व्यादेश दिया गया था 30 दिन के भीतर निपटाने का प्रयास करेगा। नहीं निपटेगा तो फांसी नहीं चढ़ा दिया जाएगा, 30 दिन के भीतर निपटाने का प्रयास करेगा। और वह ऐसा, जहां वह ऐसा करने में असमर्थ है, वहां वह ऐसी असमर्थता के कारण अभिलिखित करेगा। ठीक है, इसका मतलब एड इंटरिम टीआई देके भूल जाते होंगे, कई बार वो डिस्पोजल नहीं कर रहा, कई बार पक्षकार डिस्पोजल नहीं होने दे रहा है, क्योंकि एड इंटरिम तो मिल ही गया, हर तारीख पे बढ़वा लेते हैं। ठीक है, हर तारीख पे बढ़वा लेते हैं, फाइनल डिस्पोजल होने नहीं देते, क्योंकि पता है फाइनल डिस्पोजल होगा तो मिलेगा ही नहीं, नहीं फाइनली डिस्पोजल ऑफ होगा तो मेरे खिलाफ हो जाएगा, या खिलाफ न भी हो, ये न भी पता हो, लेकिन संभावना तो है कि हो जाएगा, हो भी सकता है, ये संभावना तो है ही भाई, ये संभावना तो है। जब कोरोना चल रहा था तो आपका ग्राम पंचायतों के चुनाव घोषित किए गए थे, और आप लोगों के सामने बैठकर हमने कहा था कि सरकार कभी नहीं चाहती चुनाव हो। सरकार क्यों चाहेगी चुनाव? क्योंकि चुनाव अगर हुए तो यह भी तो संभव है कि सरकार का विरोधी जीत कर आ जाए, और चुनाव नहीं हुए तब तो अधिकारियों से के माध्यम से चलाया जाएगा, संबंधित संस्थान को, अधिकारी तो शासन की सुनेंगे, वो क्यों चाहेंगे चुनाव हो? कुछ बेवकूफ टाइप के फेसबुक लिख रहे थे सरकार के खिलाफ कि सरकार करा रही है, हम ये कह रहे थे सरकार बिल्कुल नहीं करा रही, और उस समय हम ये भी कह रहे थे कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट केवल यही हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है कि आप चुनाव 5 वर्ष में कराएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है। तो सरकार, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट के रक्षा के लिए कोई रिट जारी कर सकते हैं, और ये कर नहीं रहे, तो असल दोषी है। और अब आजकल छपरा, हमारा मन तो होता था कि वो कई हमारे बेवकूफ मित्र हैं कचहरी में, वो भी ये कहते थे कि वो तो अजीब ही बात कर रहे हैं, सरकार तो करा ही रही। तो अभी अखबार जब छप रहा था तो उसमें लिखा होता था कि हाईकोर्ट ये पूछ रहा है सरकार से कि संविधान का अनुच्छेद 243E, इसका आप क्या कर रहे हैं? ये तो कहता 5 साल में होंगे। वही बात कह रहा है जो हम उन दिनों कहते थे, वही पूछ रहा है। तो हमारा मन आता था कि ये उठाएं और उन बेवकूफों से पूछे कि अब बताओ क्या कह रहा है। ठीक है, तो जो लिखा है वो बिल्कुल लागू होगा। ठीक है, तो कोर्ट में बैठे हुए अधिकारी कोई बहुत अच्छे नहीं होते, कई बार वो नहीं डिस्पोज ऑफ करेंगे 30 दिन में, और कई बार पार्टीज नहीं होने देंगे, क्योंकि पार्टीज जैसे गवर्नमेंट का है, चुनाव हुआ तो हार भी सकते हैं, ऐसे पार्टीज का है कि अगर फाइनल डिस्पोज ऑफ हुआ टीआई का आवेदन तो हम मिल भी सकता, नहीं भी मिलेगा, तो ऐसे चलने तो मिला हुआ तो है, तो एड इंटरिम ही चलाए रखते हैं, इसलिए 30 दिन की समय सीमा ले आए कि विद इन 30 डेज। ठीक है, जहां तक संभव हो आप इस आवेदन का डिस्पोजल करें, और यदि आप असमर्थ हैं किन्हीं कारणों से 30 दिन के भीतर डिस्पोज ऑफ करने के लिए,
एड इंटरिम टीआई के आवेदन का, तो फिर कारण अभिलिखित करें कि कौन से कारण है जिसकी वजह से आप असमर्थ। आगे कहता है नियम 4, कहता है व्यादेश के आदेश को प्रभावोन्मुक्त, उसमें फेरफार या उसे अपास्त किया जा सकेगा। ठीक है, व्यादेश के आदेश को प्रभावोन्मुक्त, यानी व्यादेश का आदेश है लेकिन व्यादेश के आदेश का जो प्रभाव है उसे समाप्त कर दिया। ठीक है, या आदेश अपास्त कर दिया, दोनों में से कुछ भी कर सकते। या व्यादेश है लेकिन पहले वो एक 10 कामों को करने से रोकता था, अब सिर्फ 2 ही कामों को करने से रोकेगा। फेरफार, उसमें बदलाव ये जरूरी था क्योंकि परिस्थितियां बदल गई, तो वो किया जा सकता है। ठीक है, आपकी किताबों में मुकदमा एक है, मुकदमा दायर किया, वादी के पक्ष में टीआई आ गया, वादी ने उस टीआई के आड़ में वे शेयर जो प्रतिवादी को पहले ही अलॉट हो चुके थे किसी और को ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, न्यायालय से जब प्रतिवादी ने शिकायत की तो न्यायालय ने टीआई खत्म कर दिया। उनका ये तो इक्विटेबल रिलीफ का दुरुपयोग है। अब विदाउट नोटिस उसके जो शेयर उसे अलॉट हो चुका है वो कैसे खत्म कर दोगे टीआई के आड़ में? ठीक है, मानिए एजेंसी थी, क्या होता है जो लोग शेयर बेचते हैं उन्हें क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हमें नहीं मालूम, हम एक बात बता रहे हैं। मानिए उनके पास शेयर बेचने की एजेंसी थी, कोई हटा रहा था, मुकदमा दायर किया गया, रुक गया कि आप शेयर बेचने की एजेंसी आपके पास है, आप लोगों को शेयर अलॉट कर सकते हैं। लेकिन इस एजेंसी का रोकने जाने संबंधी टीआई का मतलब ये तो नहीं है कि जिनके पक्ष में पहले शेयर अलॉट हो चुके हैं वो भी तुम किसी और को ट्रांसफर कर दो विदाउट नोटिस उन लोगों को, तो ये तो नहीं हो सकता। इसका मतलब ये तो इक्विटेबल रिलीफ का दुरुपयोग है। तो ऐसी आवश्यकताएं हो सकती हैं कि टीआई एक बार जारी होने के बाद, आप कहते थे कि सड़क जो बन रही है इसमें मेरी जमीन सरकार जबरदस्ती कब्जा किए ले रही, ठीक, टीआई दे दिया आपको, एड इंटरिम दे दिया, अब तुम रिलीवेंट पेपर्स तो लेके आओ अपने स्वामित्व के ताकि ये पता लग सके कि आपकी जमीन पर कम से कम ऐसे पेपर तो लेके आओ जो प्रथम दृष्टया आपके उसको साबित करते हैं। यद्यपि प्रथम दृष्टया आपने पेपर दिए होंगे लेकिन अब सरकार आ गई है, सरकार आ गई और सरकार कहती है कि नहीं ये फर्जी है, तो अच्छा चलो असली बहस तो करो, निस्तारण तो होने दो। एड इंटरिम टीआई दे दिया, अब तुम फाइनल डिस्पोजल से बच रहे हो, सरकार आ चुकी है। हालांकि जब हम लोग सरकार पढ़ेंगे, उदाहरण परफेक्ट नहीं है, जब हम लोग सरकार के विरुद्ध बात पढ़ेंगे तो सरकार के विरुद्ध तो आपको टीआई मिलेगा ही नहीं जब तक कि सरकार का पक्ष सुन नहीं लिया जाएगा। सरकार के पक्ष को सुनकर ही टीआई दिया जाएगा सरकार के खिलाफ। लेकिन जस्ट टू अंडरस्टैंड, ठीक है, वादी उसके पक्ष में एड इंटरिम टीआई आ गया, प्रतिवादी आ गया, प्रतिवादी चाहता निस्तारण हो और तुम नहीं होने देना चाहते, हर बार किसी न किसी बहाने टाल लो, तो फिर टीआई खत्म भी किया जा सकता है क्योंकि इक्विटेबल रिलीफ है ना, आपको इस प्रकार से व्यवहार नहीं करने दिया जा सकता कि इक्विटेबल रिलीफ का दुरुपयोग। अरे वो भी आ गया, अब वो चाहता है तुम भी चाहो डिस्पोजल हो फाइनली, या तो तुम्हें टीआई मिलेगा या नहीं मिलेगा, तुम जानते हो नहीं मिलेगा, या तुम ये जानते हो संभावना ना मिले इसलिए तुम बार टाल रहे होने नहीं देते, तो फिर प्रभावोन्मुक्त कर दिया जाएगा। ठीक है, टीआई संबंधी आदेश को खत्म, बात ही खत्म हो गई। ठीक है, ये यहां लिखा है, कहता है जहां कोई व्यादेश के किसी भी आदेश को उस आदेश से असंतुष्ट किसी पक्षकार द्वारा न्यायालय से किए गए आवेदन पर उस न्यायालय द्वारा प्रभावोन्मुक्त उसमें फेरफार या उसे अपास्त किया जा सकेगा किसी भी पक्षकार के आवेदन पर। क्या कहता है, किसी पक्षकार द्वारा न्यायालय से किए गए आवेदन पर। यहां एक सवाल बनता है, उस आदेश से असंतुष्ट किसी पक्षकार द्वारा, ये शब्द है, पक्षकार नहीं खाली शब्द, उस आदेश से असंतुष्ट किसी पक्षकार, ये पहला मामला है
जिसमें स्ट्रेंजर, अजनबी, उसके प्रार्थना पत्र पर भी टीआई जो आपको मिला हुआ है उसके आदेश में फेरफार कर दिया जाएगा। ठीक है ना। सब कुछ सिविल सूट में पार्टीज को मिलता है। ठीक है, पार्टी सिविल सूट में कौन कहलाती है? वादी और प्रतिवादी। टीआई एक ऐसी चीज है, इससे अगर थर्ड पार्टी को नुकसान हो रहा है तो थर्ड पार्टी भी टीआई कैंसिल करा सकती है। हम दोनों लोग मिल गए, हम दोनों लोग मिल गए, जमीन इनकी है, ना मेरी है ना तुम्हारी है, और हमने मुकदमा दायर कर दिया क्योंकि तंग इन्हें करना है कि साहब इनकी भूमि पर से अमुक भूमि इनकी है। हमने कहा अमुक भूमि इनकी है, इनफैक्ट इनकी है। हमने कहा कि अमुक भूमि इनकी है और इनकी भूमि पर हमें मार्गाधिकार है, और तब ये हमें जाने नहीं देते। ठीक है, टीआई दे दिया जाए कि फिलहाल ये गड़बड़ ना करें, हमें जाने दें। ये तो मिले हुआ है हमसे, तंग तो ही ना करना है, असली मालिक तो ये है। इन्होंने कोई विरोध ही नहीं किया, टीआई अनुदत्त हो गया, या ऐसा किया जो विरोध न करने की श्रेणी में टीआई मेरे पक्ष में आ गया। हम दोनों ही लोग मिले हुए हैं। अब उस टीआई के आड़ में निकलना इनकी जमीन से शुरू कर दिया। इन्हें पार्टी नहीं बनाया। अब इनके पास रास्ता है, आदेश 1 नियम 10 आए पार्टी बने। ठीक है, आदेश 1 नियम 10 है, लेकिन आदेश 1 नियम 10 पार्टी बनेगी नहीं बनेगी, ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट, इसमें भी तो टाइम लगेगा। ये आएंगी, एप्लीकेशन देंगी, हम लोग ऑब्जेक्शन करेंगे, फिर डिस्पोजल होगा। ठीक है, अगर इनके पक्ष में हुआ, मान लो नहीं हुआ इनके पक्ष में, जो पीओ थे वो मिट्टी के महादेव थे, उनने किया ही नहीं इनके पक्ष में, तो फिर रिवीजन में जाएं। ठीक है, रिवीजन कोर्ट वो भी राम के संभाले थे, तो 226 था, तब तक इनका नाश हो गया। तो नो डाउट ये स्ट्रेंजर हैं। ठीक है, तो ये भी टीआई को समाप्त करवा सकते। ठीक है, ये स्थिति रहेगी, क्योंकि यहां कहता है उस आदेश से असंतुष्ट किसी पक्षकार द्वारा। ठीक है, किसी पक्षकार द्वारा नहीं, उस आदेश से असंतुष्ट किसी पक्षकार के द्वारा टीआई के आदेश को प्रभावोन्मुक्त, अपास्त या उसमें फेरफार ये करवाया जा सकता है। ठीक है, ठीक है। आगे कहता परंतु यदि न्याय अस्थायी व्यादेश के लिए किसी आवेदन में या ऐसे आवेदन का समर्थन करने वाले किसी शपथ पत्र में किसी पक्षकार ने किसी तात्विक विशिष्ट के संबंध में जानते हुए मिथ्या कथन या भ्रामक कथन किया है और विरोधी पक्षकार को सूचना दिए बिना व्यादेश दिया गया था, तो न्यायालय व्यादेश को उस दशा में रद्द कर देगा जिसमें वह अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से समझता है कि न्यायिक हित में ऐसा करना आवश्यक नहीं है। ठीक है, कहता कि जो टीआई का आवेदन दिया गया वो तो जानबूझकर किसी तात्विक विशिष्ट में, यानी जैसे प्राइमा फेसी केस आपने जिन दस्तावेजों के माध्यम से साबित किया, उन दस्तावेजों में जानबूझकर जैसे आप कहते हैं ये मकान मेरा है, हमारे पास उसके पेपर नहीं है, आपका कहना यह है कि हमारे पास उसके पेपर नहीं है। ऐसे बहुत सारे मकान हैं जिनके पास पेपर नहीं है, उनके स्वामित्व पे यानी बैनामा नहीं है। तो बच्चों के रिजल्ट कार्ड तो होंगे, उन पे तो उस घर का एड्रेस लिखा होगा, तुम्हारे घर में चिट्ठियां तो आई होंगी, उन पर तो उस घर का एड्रेस होगा, तुम्हारे घर में बिजली टेलीफोन इनके कनेक्शन तो होंगे, एलआईसी की पॉलिसी तो होंगी, उन पर इसी घर का एड्रेस होगा। अगर तुम वाकई इस मकान के स्वामी हो और इसमें कब्जा रखते हो, यहीं रह रहे, तो ये तो होगा। अब क्योंकि तुम कहते हो कब्जा मेरा है, हम मालिक हैं, इसलिए हमें टीआई दिया जाए और ये गड़बड़ कर, तो कब्जे संबंधी दस्तावेज, ठीक है, ये महत्वपूर्ण हो गए, तात्विक हो गए। उन पर जो एड्रेस लिखा है वो तात्विक है,
उसके संबंध में आपने क्या किया, भ्रामक या असत्य कथन किया है और आपने टीआई हासिल कर लिया। एड इंटरिम की सूरत में, एड इंटरिम की कह रहा है, परंतु यदि अस्थायी व्यादेश के लिए, अच्छा नहीं, एड इंटरिम नहीं, टीआई, ठीक है। कहता है यदि अस्थायी व्यादेश के लिए किसी भी आवेदन में या ऐसे आवेदन का समर्थन करने वाले किसी शपथ पत्र में किसी पक्षकार ने किसी तात्विक विशिष्ट के संबंध में जानते हुए मिथ्या या भ्रामक कथन किया है, ठीक है, नोइंगली, जानबूझकर, लापरवाही से, उपेक्षा के कारण ऐसा हो गया, ये नहीं है, जानबूझकर, और विरोधी पक्षकार को सूचना दिए बिना व्यादेश दिया गया था। हाँ, उसी एड इंटरिम की ही बात हो रही है, एड इंटरिम की ही। विरोधी पक्षकार को सूचना दी गई थी तब तो वो आएगा ही, और आपत्ति करेगा ही आपकी विशिष्टियों के संबंध में, लेकिन विरोधी पक्षकार को सूचना दिए बिना व्यादेश दे दिया गया था, अस्थायी व्यादेश संबंधी आवेदन पत्र, यानी एड इंटरिम की सूरत में दिया गया था, तो न्यायालय व्यादेश को उस दशा में रद्द कर देगा जिसमें वह अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से यह समझता है कि न्याय के हित में ऐसा करना आवश्यक नहीं है, यानी एड इंटरिम की सूरत में देना नहीं। कहता है प्रोवाइडेड दैट इफ एन एप्लीकेशन फॉर टेम्पररी इंजंक्शन और इन एनी एफिडेविट सपोर्टिंग सच एप्लीकेशन ए पार्टी हैज नोइंगली मेड ए फॉल्स और मिसलीडिंग स्टेटमेंट इन रिलेशन टू ए material particular and the injunction was granted without giving notice to the opposite party, the court shall vacate the injunction unless for reasons to be recorded it considers that it is not necessary so to do in the interest of justice। ठीक है, जब उसे लगता है कि ऐसा किया जाना आवश्यक नहीं है, ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही, ठीक है, क्या कहना चाहता है, कल बात करेंगे इस पे, लेकिन फिलहाल आप ये समझ लें कि आपने अगर उसके संबंध में मटेरियल गलती की है तो एड इंटरिम टीआई निरस्त भी हो सकता है। अभी फिलहाल इतना ही समझ में आ रहा, बाकी कल बात कर लेंगे। कहता है परंतु यह और जहां किसी पक्षकार को सुनवाई का अवसर दिए जाने के पश्चात व्यादेश के लिए आदेश पारित किया गया है, यदि सामान्य स्थिति है, एड इंटरिम की स्थिति नहीं है, वहां ऐसे आदेश को उस पक्षकार के आवेदन पर तब तक प्रभावोन्मुक्त उसमें फेरफार या आपास्त नहीं किया जाएगा जब तक परिस्थितियों के बदल जाने से ऐसा प्रभावोन्मुक्त फेरफार या आपास्त किया जाना आवश्यक न हो गया हो, या जब तक न्यायालय का समाधान नहीं हो जाता कि आदेश से उस पक्षकार को असम्य कष्ट हुआ है, यानी जहां विपक्षी को सुनकर टीआई दिया गया है, प्रॉपर ढंग से दिया गया है, वहां दो ही स्थितियां, या तो नेचुरली परिस्थितियों में बदलाव हो जाए तब टीआई समाप्त किया जाएगा, और यह साबित करिए कि पक्षकार को, ठीक है, कौन सा पक्षकार जो उससे व्यथित है, जिसके खिलाफ है टीआई, उसे असम्यक कष्ट हुआ है। असम्यक, असम्यक का मतलब जो साम्यक नहीं है, जैसे प्रतिवादी के शेयर उसे अलॉट है बिना उसे नोटिस दूसरे को अलॉट कर दिया, असम्यक कष्ट हुआ, जो नहीं होना चाहिए ऐसा कष्ट हुआ आपके द्वारा, ठीक है, तब। और ऊपर वाले में जहां तक हमें समझ में आ रहा है एड इंटरिम चूंकि दिया है और तात्विक विशिष्ट के संबंध में भ्रामक कथन है या मिथ्या कथन और नोइंगली किए गए, तो जनरल स्थिति यह रहेगी कि न्यायालय एड इंटरिम को समाप्त कर देगा। हां, अगर कोई विशेष कारण है जिनकी वजह से ऐसा करना उचित नहीं समझता न्यायालय, इस तथ्य के होते हुए कि नोइंगली आपने फॉल्स या मिसलीडिंग कथन किए, तो एड इंटरिम टीआई जारी रह सकता है। फिर जब प्रतिवादी आएगा और अपनी बात कहे, क्योंकि एड इंटरिम है ना, जब प्रतिवादी आएगा अपनी बात कहेगा, फिर देखेंगे कि इसका भविष्य क्या होना चाहिए, तब देखेंगे, ठीक है ना, ये होना चाहिए। अगर इससे कुछ भिन्न होगा तो कल बात कर लेंगे, और नहीं होगा तो फिर यही है, ठीक है। आगे कहता है 5 आदेश 39 नियम 5 तक एक एक नियम इंपॉर्टेंट है, एक एक नियम। कहता है किसी निगम को निर्दिष्ट व्यादेश न केवल निगम पर ही आबद्ध कर होगा, बल्कि निगम के उन सभी सदस्यों और अधिकारियों पर भी आबद्ध कर होगा जिनके वैयक्तिक कार्य को अवरुद्ध करने के लिए वह चाहा गया है। क्योंकि निगम ये तो कृत्रिम आर्टिफिशियल पर्सनालिटी है। भारत संचार निगम लिमिटेड, रोडवेज उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड, ठीक है, तो निगम है ये, लेकिन ये आर्टिफिशियल पर्सनालिटी। उनका यूपीपीसीएल
उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को आदेश दिया जाता है, तो उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है क्या? वो तो आर्टिफिशियल पर्सनालिटी है। तो अगर किसी निगम के विरुद्ध टीआई जारी हुआ कि यूपीपीसीएल कॉर्पोरेशन को निर्देशित किया जाता है टीआई के माध्यम से इनका कनेक्शन नहीं काटें जब तक कि फाइनल डिस्पोजल न हो जाए। अब वो लाइन मैन आए, उन्होंने काटा, उस घर चले गए, बोले यूपीपीसीएल को दिया, हमें थोड़ी दिया। ठीक है, तो यूपीपीसीएल के विरुद्ध टीआई होने का मतलब है प्रत्येक कर्मचारी, प्रत्येक निगम का प्रत्येक अधिकारी उतर टीआई से आबद्ध कर किया गया है। कोई लाइनमैन नहीं और कोई चेयरमैन नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, चूंकि टीआई है। ठीक है, तो कहता निगम के विरुद्ध अगर भी आदेश दिया गया है तो सभी पर आबद्ध करूंगा। ये आपका आदेश 39 नियम 5 तक आपको बताया। एक एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट है और यहां से बनता जरूर है, बेहद इंपॉर्टेंट है। हम जो जो कहते हैं इंपॉर्टेंट, आपसे परसेप्ट कहा रखा है, गार्निशी कहा रखा है, आपको बताया था आदेश 21। ठीक है, उसमें गार्निशी दिया हुआ है, तो गार्निशी ये भी पूछा है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और 20 नंबर में आएगा मेंस में। आगे कहता अंतर्वर्ती आदेश, और कई बार जब वो करते हैं तो ऊपर पूछते ही नहीं, अंतर्वर्ती पूछ देते। और अंतर्वर्ती आदेशों में आप देखेंगे खास बात, ये सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट इसी से रिलेटेड होंगे और वो पक्षकारों से रिलेटेड है। अस्थायी आदेश प्रतिवादी को, वादी को कुछ करने या न करने के लिए कहा जाएगा, ये लिखा है 1 व 2 में। ठीक है ना, आदेश 39 नियम 1 व 2 दोनों में है। वादी को, प्रतिवादी के नहीं। आपका जो टेम्पररी इंजंक्शन है, इट हैज द रिलेशन विद द conduct of the parties. Now we are going to discuss the interim orders. They are related with the subject matter of the suit. This difference could be seen by us. ठीक है, देखो कहता है वाद की विषय वस्तु का, सॉरी 6 पहले देख लें फिर 7वां देख लें। अंतरिम विक्रय का आदेश देने की शक्ति 7वां कहता है न्यायालय वाद के किसी भी पक्षकार के आवेदन पर ऐसे आदेश में नामित किसी भी व्यक्ति द्वारा और ऐसी रीति से और ऐसे निबंधनों पर जो न्यायालय ठीक समझे किसी भी ऐसी जंगम संपत्ति के विक्रय का आदेश दे सकेगा जो ऐसे वाद की विषय वस्तु है या ऐसे वाद में निर्णय के पहले कुर्क की गई है और जो शीघ्रतया और प्रकृत्या क्षयशील है और जिसकी बाबत किसी उच्च न्यायालय, किसी अन्य न्यायालय और पर्याप्त हेतु से यह वांछनीय है हो, और या जिसकी बाबत किसी अन्य न्याय संगत, अच्छा न्यायालय नहीं, किसी अन्य न्याय संगत और पर्याप्त हेतु से यह वांछनीय हो कि उसका तुरंत विक्रय कर दिया जाए। यानी नियम 6 जंगम संपत्ति की विक्रय से संबंधित है। जंगम संपत्ति, इमूवेबल नहीं, जंगम संपत्ति, ये अंतर है। जंगम संपत्ति कौन सी? जो या तो वाद की विषय वस्तु है या ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ सूट किसी कारण से कुर्क कर ली गई। ठीक है, किसी भी कारण से कुर्क कर ली गई और नेचर उसका कैसा है? शीघ्रतया और प्रकृत्या क्षयशील है। प्रकृति से ही क्षयशील है और प्रकृति से ही क्षयशील नहीं बल्कि शीघ्रतया क्षयशील है। केले हैं 2 दिन में खराब हो जाएंगे, आम हैं हफ्ते भर में सड़ जाएंगे। शीघ्रतया और प्रकृत्या क्षयशील है, उसको न्यायालय, ठीक है, किसी भी पक्षकार के आवेदन पर, किसी भी पक्षकार के, चाहे वादी हो या प्रतिवादी हो, ठीक है, अपने आदेश में नामित व्यक्ति के द्वारा कि ये करेगा विक्रय और उस रीति से जैसा न्यायालय नियत करे। मतलब ये भी न्यायालय कह सकता है कि बाजार में ले जाओगे, नीलामी से बेचोगे, और ये भी कह सकता है कि सबसे कीमत आमंत्रित कर लो कि तुम कितनी दे रहे, तुम कितनी दे रहे। ठीक है, उस रीति से, जिस रीति से न्यायालय विक्रय कराना उचित क्या है। अब जंगम संपत्ति किंतु शीघ्रता और प्रकृत्या क्षयशील नहीं है, फिर
फिर भी कोई न्याय संगत या अन्य पर्याप्त हेतु के जिसके कारण से न्यायालय वांछनीय समझता है कि कर दिया जाना चाहिए विक्रय, तो कर देगा। ठीक है, कहता है या ऐसे बाद में निर्णय के पहले कुर्की गई और जो शीघ्रता और प्रकृत्या क्षयशील है, यहां तक हो गया, या जिसकी बाबत किसी अन्य न्याय संगत और पर्याप्त हेतु से वांछनीय हो उसका तुरंत विक्रय कर दिया जाए। यानी उपरोक्त जंगम संपत्ति से डिफरेंट टाइप की कोई जंगम संपत्ति है, लेकिन न्याय संगत हेतु से न्यायालय ये उचित समझता है कि उसका तुरंत विक्रय कर दिया जाए, तो कर दिया जाएगा जंगम संपत्ति। 7, वाद की विषय वस्तु का निरोध, परिरक्षण, निरीक्षण। विषय वस्तु, यह भी किससे संबंधित हो गया? विषय वस्तु। कहता है न्यायालय वाद के किसी भी पक्षकार के आवेदन पर, किसी भी पक्षकार, ऊपर भी और यहां भी, वाद के, और वहां कहता था व्यादेश से असंतुष्ट कोई पक्षकार, वहां डिफरेंट शब्दावली थी, यहां डिफरेंट शब्दावली है। ठीक है ना, यहां कहता वाद के पक्षकार के आवेदन पर और ऐसे निबंधनों पर जो वह ठीक समझे, किसी भी ऐसी संपत्ति के जो ऐसे वाद की विषय वस्तु है या जिसके बारे में उस वाद में कोई प्रश्न उद्भूत हो सकता है, निरोध, परिरक्षण या निरीक्षण के लिए आदेश कर सकेगा। वाद की विषय वस्तु है कोई संपत्ति या उसके संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत हो सकता है नहीं, वाद की विषय वस्तु है नहीं, ना ही इस समय उसके संबंध में कोई प्रश्न है, लेकिन आगे ऐसा लगता है कि उद्भूत हो जाएगा। ठीक है, तो परिरक्षण यानी किसी से कह सकता है कि इसे संभाल के रखेंगे, आप अपने रखेंगे अपने ही पास, लेकिन संभाल कर जब हम कहें तो निरीक्षण के लिए आप उपस्थित करेंगे, या सीधे निरीक्षण के लिए जाइए, देख के आइए कैसी है, रिपोर्ट दाखिल करिए। परिरक्षण, निरीक्षण और या निरोध, न्यायालय यह भी कह सकता है कि नहीं नहीं कुछ नहीं, अदालत में जमा करिए। ठीक है, इस चीज को आप अदालत में जमा करिए। निरोध, डिटेन कर सकता है, आपको परिरक्षण के लिए आदेश दे सकता है या किसी को उसके निरीक्षण के लिए आदेश दे सकता है जो वाद की विषय वस्तु है या जो विषय वस्तु नहीं भी है किंतु उसके संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए आगे कहता है ऐसे वाद के किसी भी अन्य पक्षकार के, ऐसे बात के किसी भी अन्य पक्षकार के कब्जे में कि किसी भूमि या भवन में पूर्वोक्त सभी यकीनी प्रयोजनों ने प्रवेश करने को किसी भी व्यक्ति को प्राधिकृत कर सकेगा। तो ये तो एंसिलरी ताकत है, जब आप भेजेंगे कि जाइए बात की विषय वस्तु का निरीक्षण करके आइए, ठीक है, या निरोध करिए अमुक चीज का, या अमुक चीज की आप सुरक्षा करेंगे और आपकी वो वस्तु नहीं है, तो जहां वो है उस स्थान में घुसने के लिए अगर जिस व्यक्ति को आप इस प्रकार के आदेश देंगे उसे अधिकृत नहीं करेंगे तो ट्रेस्पासर नहीं हो जाएगा, वो अतिचारी नहीं हो जाएगा, तो अतिचारी का दोषी हो जाएगा। हाँ, एक चीज और समझ लें, अतिचारी नाम आ गया कि चूंकि टेम्परेरी इंजंक्शन इक्विटेबल रिलीफ है, इसलिए अगर तुमने किसी मकान पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया और कोई व्यक्ति अपने हक के आधार पर आपसे उस अचल संपत्ति का कब्जा प्राप्त करने के लिए कहां धारा 5 ये सारे उसमें मुकदमा लाया है और आप कोई पेपर नहीं दिखा सकते, आप कोई पेपर नहीं दिखा सकते, तो टीआई आपको नहीं मिलेगा क्योंकि इक्विटेबल रिलीफ है। आपको यह साबित करना होगा कि पेपर ना हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको यह साबित करना होगा कि पुस्तक संपत्ति के कब्जे में आप विधिपूर्वक आए थे। ठीक है, क्योंकि इक्विटेबल रिलीफ है, ऐसे नहीं मिल जाएगी कि जबरदस्ती किसी के घर में कब्जा कर लिया और अपने कब्जे को कंटिन्यू रखने के लिए सब तुम टीआई ले लो, नहीं नहीं मिलेगा। ठीक है ना, इसलिए अतिचारी को टीआई नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर ये पूछा जाए अतिचारी को टीआई मिल सकता, नहीं मिलेगा, भले ही धारा 6 सारे कहती कि अतिचारी को भी आप विधि की सम्यक प्रक्रिया के बिना बेदखल नहीं करेंगे, लेकिन अतिचारी को अपने कब्जे की रक्षा के लिए टीआई मिल जाए, नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये इक्विटेबल रिलीफ है। तो अगर परीक्षण, निरीक्षण, निरोध आदि के लिए न्यायालय किसी को अधिकृत करे, वो आदेश देगा तो किसी को तो अधिकृत करेगा, निरोध, परिरक्षण और उसके लिए
निरीक्षण के लिए, तो वो व्यक्ति अगर कोई बाहरी व्यक्ति है तो संबंधित जहां वस्तु रखी गई वहां तो जाएगा, तो उसे अधिकृत करने संबंधी आदेश भी न्यायालय दे सकता है। तो वो काखंड की पूरक शक्ति है, सप्लीमेंटल पावर है खाखंड में जो दी गई है। काखंड क्या कहता है? पूर्वोक्त सभी यकीनी प्रयोजनों के लिए किन्हीं भी ऐसे नमूनों का लिया जाना या किसी भी ऐसे प्रेक्षण या प्रयोग का किया जाना जो पूरी जानकारी या साक्ष्य प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक है, समीचीन हो, प्राधिकृत कर सकेगा। यानी अगर किसी वस्तु का निरोध करने के लिए परिरक्षण या निरीक्षण करने के लिए इनके सोने के गहने जो हैं, अब आप पीतल के भी रखे, सोने के भी रखे, अब हमको जौहरी थोड़ा ही है, ठीक है। तो ऐसे प्रेक्षण या प्रयोग जो संबंधित वस्तु के निरीक्षण, परिरक्षण या निरोध के लिए जरूरी हो, उनको करने के लिए भी अधिकार न्यायालय अपने आदेश के माध्यम से दे सकता है। तो सप्लीमेंटल प्रोविजंस हैं ये, इन ताकतों के बिना वो काम जो इसके लिए आदेशित किया गया सम्यक प्रकार से हो ही नहीं सकता, तो न्यायालय करेगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। आगे कहता है, आदेशिका के निष्पादन संबंधी उपबंध प्रवेश करने के लिए इस नियम के अधीन प्राधिकृत व्यक्तियों को आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे। यानी जो प्रोसेस न्यायालय द्वारा जारी किए जाते हैं उनके निष्पादन के लिए जो उपबंध सीपीसी में बनाए गए कि कोई बाधा नहीं पहुंचाएगा, बाधा पहुंचाएगा तो ये समझा जाएगा, वो समझा जाएगा, तो आदेशिका के निष्पादन संबंधी जो उपबंध हैं वो इस नियम के अधीन जब किसी को अधिकृत किया जाएगा तो उस अधिकृत किए जाने आदेश के निष्पादन के लिए भी लागू होंगे। यानी अगर हम अधिकृत हैं कि किसी वस्तु के निरीक्षण, निरोध, परिरक्षण, उसके लिए हम आपकी भूमि पर प्रवेश करें और हमारे पक्ष में आदेशिका है न्यायालय की और आप हमें प्रवेश नहीं करने देंगे, तो आप अपराधों आदि के दोषी हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, 8, ऐसे आदेशों के लिए आवेदन सूचना के पश्चात किया जाएगा। ऐसे कैसे? 6 और 7, वहां जो कुछ कहता, वादी द्वारा नियम 6 और नियम 7 के अधीन आदेश के लिए आवेदन वाद के संस्थित किए जाने के पश्चात किसी भी समय किया जा सकता है। और वाद संस्थित कब होता है? वही धारा 26 का पठित आदेश 4 नियम 1, वाद पत्र उपस्थित करके जैसे ही सिविल वादों के रजिस्टर में वाद प्रविष्ट हुआ, वाद संस्थित हो गया, दायर हो गया, ठीक है ना। आगे कहता है, प्रतिवादी द्वारा ऐसे ही आदेश के लिए आवेदन उपसंजात होने के पश्चात किसी भी समय किया जा सकेगा। तो प्रतिवादी तो वाद के संस्थित होते समय उपस्थित होता ही नहीं भाई, ये तो रेयर है कि वादी वाद संस्थित करे और प्रतिवादी वहीं उपस्थित हो, ठीक है। और चलो वहीं उपस्थित भी, तो वो उसे कैसे पता लग जाए कि उसके खिलाफ संस्थित कर रहा, हम किसी खिलाफ कर रहे हैं? तो प्रतिवादी जब उपसंजात होगा, जब आएगा, जब बुलाया जाएगा, धारा 5 करें आदेश 5 की व्यवस्था के मुताबिक, तो जब वो आएगा तो आने के बाद कभी भी वो भी आवेदन कर सकता है। वादी वाद संस्थित होने के बाद कभी कर सकता है, प्रतिवादी आने के बाद कभी कर सकता है। इसमें क्या है? इस प्रयोजन के लिए किए गए आवेदन पर नियम 6 या नियम 7 के अधीन आदेश करने के पूर्व न्यायालय उसकी सूचना विरोधी पक्षकार को देने का निर्देश वहां के सिवाय देगा जहां यह प्रतीत हो कि ऐसा आदेश करने का उद्देश्य विलंब के कारण निष्फल हो जाएगा। यानी वादी ने विक्रय के लिए आदेश दिया है कि तत्काल इसका विक्रय कर दिया जाए इस संपत्ति का, ठीक है। तो अगर प्रतिवादी को बुलाने से समय लग जाएगा और उसके कारण से आदेश निष्फल हो जाएगा, हम ये करें मेरे केले इनने थाने वालों ने बंद कर रखे, हमारी गाड़ी बंद कर रखी, उसमें केले और साहब दे ही नहीं रहे, तो सरकार का वकील जब तक आकर ऑब्जेक्शन करे तब तक तो केले सड़ ही जाएंगे, फायदा क्या है। तो वादी वाद संस्थित किया, दे दिया, और न्यायालय को यह लग रहा है कि मामला आपत्तिक है, दूसरे पक्षकार को बुलाने से गड़बड़ हो जाएगा, तो तुरंत आदेश दे देगा। और यदि ऐसा नहीं है तो फिर बुलाकर ही, बात सुनकर ही नियम 6 या नियम 7 के अधीन कोई विक्रय का आदेश दिया जाएगा, ठीक है। 9, भूमि, जो भूमिवाद की विषय वस्तु है, और 10 न्यायालय में धन आदि का जमा किया जाना। यानी 9 और 10 नियम भी विषय वस्तु से ही संबंधित,
ठीक है, आप खुद देख लेंगे, अन्यथा कल हम थोड़ा इसका चर्चा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, और कल आदेश 40 पर बात करेंगे।